क्या हो अगर बचपन से ही आपका कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर सभी आपको डीमन कह के पुकारता है, और इसी वजह से एक दिन अगर आप गुस्से में आकर एक बच्चे का काफी बुरा हाल कर दो, और इसी वजह से वो बच्चा भी अगर बाद में आपसे बदला लेने के लिए आ जाए, जहाँ पर आपको पता चले कि वो बच्चे को एक डीमन कंट्रोल कर रहा है, और बाद में अगर आपको अपने फादर से पता चले कि आप सेटिन नाम का एक डीमन किंग का बेटा हो, तो फिर क्या होगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं 1 जनवरी पे अपना फेस रिवील करने वाला हूँ, और अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना है तो कम्युनिटी पे जाकर वो सवाल को पूछ सकते हो। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक चर्च का सीन को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक प्रीस्ट जलने लग जाता है, और ये सारा कुछ देखकर उन लोग का लीडर कहने लगते हैं प्रेयर जारी रखो, नहीं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। और तभी अचानक से वही बंदे को एक डीमन पूरी तरीके से प्रोजेस्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग रीन नाम का एक लड़के को देखते हैं, जो कि आराम से अपना घर जा रहा था, लेकिन तभी कुछ बच्चे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और ये सारा कुछ देख के रीन उन लोगों को इग्नोर करके जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी बच्चे कुछ पक्षी के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, और ये सभी पक्षी को मारने की वजह से रीन उन लोगों को काफी ज्यादा पीटता है। और आगे जब भी रीन चर्च पे आता है, फादर उससे कहने लगते हैं जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने क्या किया है, जिस पर वो कहने लग जाता है मैं तो बस सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, इसी वजह से मुझे चोट लग गया। और आगे फादर उसको बताने लगते हैं कि उसको फिर से उसके पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया है, और आगे फादर डांट लगाते हुए उससे कहने लगते हैं कि एक दिन तुमको ये चर्च को छोड़ के जाना पड़ेगा, और तब तुमको अपने पैसे से अपने जिंदगी गुजारना पड़ेगा, और ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं तुमको उसका लायक बनाऊं, और अगर तुम ये सारा कुछ नहीं करना चाहते तो तुम मेरे तरह एक प्रीस्ट बन सकते हो। जिस पर वो कहने लग जाता है मुझे ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना है। और तभी वहाँ पर यूकी नाम का एक लड़का आता है, जो कि रीन का जुड़वा भाई है, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर यूकी काफी ज्यादा समझदार और तेज है, और दूसरी साइड रीन एक बेकार सा लड़का जो कि हर टाइम परेशानियां खड़ा करता है। और ये सारा कुछ वहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग कह रहे थे, और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर रीन कहता है चुप रहो, और उसके चिल्लाते ही हीटर में ब्लू कलर का आग लग जाता है, और आगे यूकी रीन की मलहम पट्टी कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहता है स्कूल जाने के लिए मैं अपना सारा सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया हूँ। और तभी यहाँ पर उस जगह पर वो दोनों आकर कहने लगते हैं कि तुमको भी अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। और अगले दिन पे रीन उन लोगों का ड्रेस पहनकर रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है एक बच्ची फादर का शुक्रिया अदा कर रही थी, और तभी हम लोग को फादर के बारे में बताया जाता है कि वो भी एक एग्जोसिस्ट है, जो कि भूतों को भगाता है, लेकिन यहाँ पर रीन को ये सब में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लेकिन तभी फादर देखते हैं कि रीन ने अपना टाई पहना हुआ नहीं है, और इसी वजह से वो रीन को टाई पहनाने लगते हैं, और आगे फादर बताने लग जाते हैं कि तुम जब छोटे थे तुम हमेशा ही मेरा पीछा करते थे, जिस पर रीन कहने लग जाता है वो तो काफी ज्यादा पुराना बात है, और वैसे ही मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर फादर कहते हैं कौन बड़ा, तुम तो अभी बच्चे ही हो, ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और आगे रीन एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ पर एक औरत उसको काफी सारा काम देती है, क्योंकि वो बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से वो ये सारा कुछ काम काफी जल्दी खत्म कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा काम सही से कर रहा था, जहाँ पर रीन हर काम करने में कुछ न कुछ गलतियाँ करते जा रहा था, और इसी वजह से रीन सैड होकर एक कोने में बैठा हुआ था, और तभी अचानक से एक वर्कर उसको नूडल्स ऑफर करती है, लेकिन जब भी रीन ये खाता है उसको तो ये चीज काफी ज्यादा घटिया लगता है, और आगे वो वर्कर कहने लगती है अगर वो ये चीज आज के अंदर सेल नहीं किया तो बॉस उसको काम से निकाल देगी। और इसका ये बात को सुनकर रीन कहने लगता है कि हम नूडल्स बनाने में काफी ज्यादा बेकार हो, इसी वजह से मैं ये काम को करूंगा। और यहाँ पर सभी को रीन का ये नूडल्स काफी ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से इसका सेल भी बढ़ जाता है, और तभी यहाँ पर बॉस आ जाता है, जहाँ पर उसको भी रीन का नूडल्स काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और इसी वजह से बॉस उसको काम पर रख लेती है। और आगे रीन चर्च पे कॉल करके बता देता है कि उसको जॉब मिल चुका है, और उसका ये बात को सुनकर फादर उससे कहने लगते हैं तुम घर जल्दी आ जाना, क्योंकि आज तुम्हारे जॉब के लिए हम लोग पार्टी करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर रीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और जब भी वो बाहर निकलता है वो देखता है कि एक लड़की का स्क्रैप उड़ रहा था, जो कि कल सुबह चर्च पे आई थी, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो कर्व को कोई अजीब सा एक क्रिएचर खींच रहा था, और तभी अचानक से वो क्रिएचर जल्दी जल्दी भागकर एक स्टोर में पहुंच जाता है, और ये देखकर रीन भी उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर तो अंदर पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था, और इतना नुकसान के वजह से बॉस उसको रात में जॉब से निकाल देते हैं, और दूसरी साइड घर पे सभी लोग उसके लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रीन तो लेट हो गया था, इसी वजह से यूकी उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि रीन को दोबारा जॉब से निकाल दिया गया है। जब भी वो दोनों चर्च पे पहुंचते हैं वहाँ पर तो वो लड़की का फादर था, और आगे वो रीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगते हैं कि मेरी बेटी काफी ज्यादा केयरलेस है, और मेरी बेटी का जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर रीन कहने लग जाता है कि वो कोई केयरलेस नहीं है, बल्कि उसको तो कोई अजीब सा दिखने वाला चीज परेशान कर रहा था, और वो लड़की के फादर को लगता है कि वो कोई स्टूडेंट है, और इसी वजह से वो कहते हैं कि वो कल जाकर स्कूल में बात करेंगे। जिस पर वो बच्ची अपने फादर को रोकते हुए बताती है कि जो मुझे परेशान कर रहा है वो कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है,
है, लेकिन उसके फादर को ये सर कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था, जहाँ पर वो कहते हैं ये बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। और उसका ये बात को सुनकर रिन काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी फादर रिन को चुप करवा कर वो बच्ची को एक पत्ते देते हुए कहते हैं ये ले लो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आगे रात में फादर एक जगह पर जाकर एक अलमारी को खोलते हैं, जहाँ पर वो एक शॉट को देखते हुए कहते हैं मेरा शक सच निकला। और अगले दिन पे जब भी रिन उठता है उसको आसमान में कुछ कीड़े दिखता है। और जब भी वो बाहर जाता है वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि कोई भी ये चीज को नोटिस नहीं कर रहा है। अतः यहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जिसको की परसों रिन ने पीटा था, जहाँ पर वो सभी रिन को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। और आगे वो बच्चा रिन को कुछ पैसे देते हुए बताने लग जाता है कि मैं भी वही स्कूल पे जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हारा भाई गया है, और मैं वहाँ पर उसको काफी ज्यादा परेशान करने वाला हूँ, और इसी वजह से तुम ये पैसे रख लो और तुम अपना मुंह कभी भी मत खोलना। और उसका ये बात को सुनकर रिन कहने लग जाता है तुम्हारा ये पैसा मुझे नहीं चाहिए और तुम कभी भी यूकी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी वो बंदा यूकी के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, और इसी वजह से रिन उसको कस के एक मुक्का मारता है। लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर से काफी ज्यादा क्रिएचर निकलने लग जाता है, और देखते देखते वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और आगे उसके सभी दोस्त मिलकर रिन को जमीन पर पटक देता है, और वहाँ पर तो वो बच्चा एक गर्म लोहे के रॉड से उसके ऊपर हमला करने वाला था। और ये सारा कुछ देख के रिन डर के मारे चिल्लाने लग जाता है, और तभी अचानक से उसके चारों तरफ एक ब्लू फ्लेम आ जाता है। और ये सारा कुछ देखकर वो लड़के के दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिन को ये फ्लेम से कुछ भी नहीं हो रहा था। और तभी अचानक से वो लड़के का आवाज बदल जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है मुझे पहले से ही पता था और मैं कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, और मेरा नाम एस्ट्रोनॉट है, और चलिए यंग प्रिंस लॉर्ड सेटन आपका काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं। और असल में सेटन डीमन का गॉड और हेल का राजा होता है। तो यहाँ पर फादर आ जाते हैं, जो देख कर वो बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फादर उसको काफी आसानी से हरा देते हैं और उसके अंदर से डीमन को निकाल देते हैं। और आगे फादर बताते हैं कि उसने वो डीमन को उसके अंदर से निकाल दिया है। और आगे वो बताने लगते हैं कि दुनिया 2 डायमेंशन से बना हुआ है, और डीमन आसानी से हमने डायमेंशन से इस डायमेंशन पे आ नहीं सकते, और इसी की तरह हम भी उसके डायमेंशन से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ डीमन बुरे लोगों पर काफी आसानी से कब्जा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और आखिरकार वो डीमन उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था। जिस पर फादर बताने लगते हैं कि वो असल में कोई इंसान का बच्चा नहीं है, बल्कि वो सेटन गॉड ऑफ डीमन का बेटा है। और आगे फादर रिन को वापस से चर्च पे ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन लोगों को काफी सारे डीमन मिलते हैं, जहाँ पर फादर बताने लगते हैं कि ये सभी तुम्हारे लिए आए हैं, और जल्दी से हम लोग को चर्च पे जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे रात होगा डीमन का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और चर्च पे पहुंचने पर एक प्रीस्ट उसको बताता है कि पूरे चर्च को एक बैरियर से घेर दिया गया है, लेकिन ये भी डीमन को सुबह तक रोक नहीं पाएगा। इसी वजह से फादर सबको ऑर्डर देते हैं चर्च पे सभी जगह पर होली वाटर फैला दो, और एक भी डीमन अंदर पे नहीं आना चाहिए। और आगे फादर रिन को वो शॉट दिखाते हुए बताते हैं कि एक लेजेंडरी शॉट कुड़ी काड़ा है, और तुम जब जन्म लिए थे मैं तुम्हारा डिमोनिक पावर इसके अंदर सील कर दिया था, ताकि तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बिता पाओ। और आगे फादर उसको वो तलवार देते हुए कहते हैं ये शॉट हमेशा ही तुम अपने पास रखना, चाहे तुम सोई क्यों ना रहे हो, क्योंकि तुम अगर ये शॉट को खो दिया तो तुम्हारा डिमोनिक पावर एक्टिवेट हो जाएगा, और इसी वजह से तुम एक इंसान नहीं बल्कि तुम डीमन बन जाओगे। जिस पर इन फादर से पूछता है इसका मतलब क्या यूकी भी एक डीमन है। फादर बताते हैं कि नहीं, उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर थी, और इसी वजह से उसके पावर नहीं उसको ही रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से उसका सारा पावर तुम्हारे अंदर आ गया। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही बच्चे को देखते हैं जिसको कि दोबारा डीमन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन जब भी वो चर्च पे जा रहा था एक ट्रक उसको ठोक देता है, लेकिन जब भी वो बंदा उसको चेक करने के लिए जाता है वो डीमन उसको ही मार देता है, और आगे वो डीमन ट्रक पे बैठकर वो चर्च की ओर जाने लगता है। और दूसरी साइड इन फादर से पूछ रहा होता है आपने ये सारा कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर फादर बताने लगते हैं हमने तुमको जिंदा रखा और एक इंसानी बच्चे की तरह तुमको बड़ा किया, लेकिन एक शर्त पर। और तभी हम लोग वो डीमन को देखते हैं जो कि चर्च के अंदर आ जाते हैं, और इसी वजह से बाकी सभी डीमन भी चर्च के अंदर आने लगे हैं। और यहाँ पर तो वो डीमन रिन को घर पे वापस ले जाना चाहता है, जहाँ पर वो अपने हाथ को लंबा कर रिन को पकड़ लेता है, और तभी ऐसा से उसके ऊपर कोई होली वाटर छिड़क देता है। और ये सारा कुछ देखकर फादर रिन से कहने लगते हैं जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ और कहीं पर छुप जाओ, और ये कागज के अंदर मेरा एक दोस्त का नंबर है और ये तुम्हारा मदद जरूर करेगा। और आगे फादर उसको उसी बेसमेंट पे बंद करके चले जाते हैं, और आगे रिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी प्रीस्ट मिलकर वो सभी डीमन से लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोनॉट के साथ साथ सभी डीमन काफी ज्यादा खतरनाक थे, और ये देखकर एक प्रीस्ट उसको फायर से जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर वो डीमन उसको काफी आसानी से हरा देता है। और देखते देखते एस्ट्रोनॉट अपने असली रूप पर आ जाता है, और वो सभी प्रीस्ट को मारने वाला था, लेकिन तभी रिन पीछे से उसके ऊपर कुछ फेंक कर मारता है, जहाँ पर वो फादर से कहता है अभी भी हमारी बात पूरी नहीं हुई। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉट अभी भी कह रहा था आप ये क्या कर रहे हैं
मास्टर। और आगे फादर फिर से वो डीमन को उसके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद वो बाकी प्रीस्ट से उसके ऊपर एक सील लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो डीमन फिर से वो बच्चे के ऊपर काबू ना कर पाए। और आगे फादर बताते हैं कि वो डीमन बस तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रिन को ऐसा लग रहा होता है कि बस फादर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इसी वजह से रिन कहता है चलो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और यहाँ पर फादर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन नहीं रुकता। और इसी वजह से वो गुस्से से कहने लगता है कि आप कब तक नाटक करेंगे कि हम लोग एक फैमिली है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर फादर उसको एक चाटा लगाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पर सारा लाइट बुझ जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि फादर को सेटन का गॉड प्रोजेक्ट कर लिया है। जहाँ पर वो रिन से कहने लगते हैं मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, इसी वजह से तुम मेरे होकर ही रहोगे। और आगे सेटन एक एक करके सभी प्रीस्ट को जला देता है। और आगे सेटन फादर का एक उंगली उखाड़ कर नीचे खून गिरा देता है। और इसी वजह से वहाँ पर दोनों डायमेंशन के बीच एक दरवाजा खुल जाता है। और असल में ये तो सीधा सेटन के दुनिया में जाती थी, जहाँ पर वो रिन से कहने लग जाता है आज तुम्हारा एक डीमन के रूप में पुनर्जन्म होगा और आ जाओ मेरे बेटे, जल्दी से मेरे साथ चलो। और इसके बाद वो रिन को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं तुम्हारे पास सेटन की पावर है और तुम्हारा बॉडी इस दुनिया का है और इसी वजह से तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। और इसके बाद रिन धीरे धीरे करके वो गेट के अंदर जाने लगता है, लेकिन दही फादर वापस से अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं, जहाँ पर वो रिन को बचाने के लिए खुद की जान ले लेते हैं। और ये देखकर रिन समझ जाता है कि फादर ने अपनी जान उसके लिए दिया है और इसी वजह से वो अपने बलिदान को ऐसे ही जाया नहीं दे सकता था। और इसी वजह से रिन वो डीमन से लड़ने के लिए अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और आगे वो अपने पार का इस्तेमाल करके वो डीमन के साथ साथ वो गेट को भी खत्म कर देता है। और देखते देखते सुबह हो जाता है और वो तो काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर अभी नहीं रहा। तो यहाँ पर यूकी भी आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और आगे सभी लोग फादर का फ्यूनरल अटेंड करते हैं, लेकिन सबके जाने के बावजूद भी रिन फादर के ग्रेव के सामने खड़ा हुआ था। और आगे रिन उनकी सभी बातों को याद करने लगता है, जिसके बाद वो उनके दिए हुए फोन से कॉल करता है। और कॉल करते ही वहाँ पर उसको काफी सारे लोग घेर लेते हैं। और तभी यहाँ पर एक बंदा आकर बताने लग जाता है कि मेरा नाम मेफिस्टो है और तुम्हारा फादर मेरा काफी अच्छे दोस्त थे, और अब क्योंकि तुम एक शैतान के बेटे हो इसी वजह से तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला हम तुम्हें यहाँ पर मार दे और दूसरा तुम हमें मार कर यहाँ से चले जाओ। और उसके ये बात को सुनकर रिन कहने लग जाता है मैं शैतान का बेटा नहीं हूँ और मेरा फादर एक ही है जिसका नाम शिरो फुजिमोटो है, और मैं भी अपने फादर की तरह एक एग्जॉर्सिस्ट बनकर सेटन को मारना चाहता हूँ। और उसके ये बात को सुनकर मेफिस्टो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। और अगले दिन पे रिन चर्च को छोड़कर जा रहा था और वहाँ पर वो जाते जाते हमने बिताए हुए टाइम को सोच रहा था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि इसके बारे में यूकी ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रिन किसी का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाता है। फिर उसके अंदर से मेफिस्टो बाहर निकलकर उससे कहने लग जाता है मैं तुमको यहाँ पर ट्रू कोर्स एकेडमी पे ले जाने के लिए आया हूँ और मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ, इसी वजह से मैं तुमको काफी इजीली एडमिशन दे दूंगा। और तो यहाँ पर यूकी भी आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद वो तीनों एकेडमी पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर स्कूल असेंबली पे रिन को पता चलता है कि उसके क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यूकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में उसका सबसे ज्यादा अच्छा नंबर आए थे। और जब वो स्पीच दे रहा था उसका ये सारा कुछ बातें सुन के सभी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती है। और बाद में जब भी यूकी बाहर आता है सभी लड़कियां उसको घेर लेते हैं। और दूसरे दिन पहली बार इतना बड़े स्कूल पे आया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान था। और ये सारा कुछ देखकर सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है और उनका ये सारा कुछ बातें सुनकर बेचारा रिन तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी अचानक से उसके सामने एक डॉग आता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि वो उसके पीछे आए। और काफी देर उसका पीछा करने के बाद वो डॉग एक जगह पर चढ़ जाता है और तभी अचानक से वो डॉग मेफिस्टो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसका ये ट्रांसफॉर्म देखकर रिन तो काफी ज्यादा शॉक था। और आगे मेफिस्टो बताने लग जाता है कि वो एक लौटा एग्जॉर्सिस्ट है जो कि ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और तुमको ये बात अभी समझ नहीं आएगा, तो चलो शैतान की औलाद आज से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होता है। जिस पर रिन कहने लग जाता है आखिरकार ये क्या बोल रहे हो, आखिरकार कहाँ पर शुरू होगी। और आगे मेफिस्टो बताने लग जाता है कि यही वो एकेडमी है जिसमें कि एक शैतान की औलाद शैतान से लड़ने के लिए ट्रेनिंग करेगा। और आगे मेफिस्टो रिन को एक चाबी देते हुए कहता है तुम ये चाबी को जहाँ पर भी लगाओगे वो एग्जॉर्सिस्ट की क्राइम स्कूल में खुलेगा। और आगे वो उसको ये चीज ट्राई करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और आगे जब भी वो उस चाबी से एक दरवाजे को खोलता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है। और आगे मेफिस्टो उसको उसकी क्लास पे लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है एक बात का तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सेटन के बेटे हो। और तभी वो क्लास में उनका क्लास टीचर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका क्लास टीचर असल में रिन का भाई यूकी है। और ये सारा कुछ देखकर रिन उसके पास जाकर उससे काफी सारा सवाल पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर यूकी उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है। और आगे मेफिस्टो उसको बताने लग जाता है कि यूकी एक एग्जॉर्सिस्ट है जो कि 7 साल उम्र से ही एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था।
था और अभी वो एंटी डीमन फोर्स का एक हिस्सा है और जब भी उसका मिशन शुरू होगा वो यहाँ से चला जाएगा। और आगे मेफिस्टो बताने लग जाता है कि यूकी दुनिया का यंग एग्जॉर्सिस्ट है। और ये सारा कुछ सुन के रिन क्लास के सामने यूकी से बहस करने लग जाता है कि आखिरकार उसने ये सारा कुछ उसको पहले क्यों नहीं बताया। और उसका ये बात को सुनकर यूकी सभी स्टूडेंट को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है और उसके जाते यूकी बताने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक डीमन हो। और उसका ये बात को सुनकर रिन तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और इस चक्कर में उसके हाथ से नीचे एक ब्लड गिर जाता है और ये तो असल में एक डीमन ब्लड था, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे डीमन आ जाता है। लेकिन यूकी एक एक करके अपने गन से सभी डीमन को हरा देता है और आगे वो कहने लग जाता है कि मेरे नजर में तुम भी एक डीमन हो और इसी के साथ तुम ही मेरे फादर का मौत के जिम्मेदार हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे फादर दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक एग्जॉर्सिस्ट है और इसी वजह से सेटन कभी भी उसके बॉडी पर कब्जा नहीं कर पाया और तुम्हारी वजह से उनका दिल कमजोर पड़ गया और इसके बाद ही सेटन ने उनको काबू कर पाया था। और ये कहकर वो अपने बंदूक को रिन के ऊपर टांग देता है और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरी साइड रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो अपना तलवार निकाल कर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन वो यूकी को नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा हुआ एक डीमन के ऊपर अटैक करता है और उसको खत्म करने के बाद रिन कहने लग जाता है तुम मेरे भाई हो यूकी और इसी वजह से मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता और रही बात मेरे डैड की मौत की, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और कुछ भी हो जाए मैं दुनिया का नंबर 1 एग्जॉर्सिस्ट बनकर ही रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर यूकी खुश होकर कहता है मेरा भी यही इरादा है। और बाद में जब भी सभी स्टूडेंट क्लास पे वापस आते वो वहाँ का दवाई को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और आगे जब भी रिन अपने रूम पर वापस आता है वो यूकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए उससे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम एक शैतान की औलाद हो और इसी वजह से तुम्हारे ऊपर किसी को तो नजर रखनी पड़ेगी। और उसका ये बात को सुनकर रिन को ऐसा लगने लग जाता है कि वो एक जेल पे है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बागीचे को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की की ग्रैंड माँ उसको बता रही थी एक जगह पर ऐसा गार्डन है जहाँ पर दुनिया के हर एक पेड़ पौधे मौजूद है और वो गार्डन का नाम आमाहारा है, जो सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पर दूसरे साइड रिन एक मांगा को पढ़ रहा था और वो मांगा का स्टोरी लाइन को पढ़कर वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है कि कितना ज्यादा ही बुरा हुआ। और तभी यहाँ पर यूकी आकर उसका बुक को छीन लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, मैंने जो तुमको बुक दिया था वो आखिरकार कहाँ पर है। और उसका ये बात को सुनकर रिन तो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लग जाता है तुमने जो बुक दिया था मैंने संभाल के रख दिया है, जिस पर यूकी कहने लग जाता है मैंने तुमको ये बुक पढ़ने के लिए दिया था ना कि सजा कर रखने के। और उसका ये बात को सुनकर रिन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस पर यूकी कहता है मेरे आने तक तुम्हारा सारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। और आगे यूकी तैयार होने लग जाता है, जो देखकर रिन उससे कहता है तुम एग्जॉर्सिस्ट के काम के लिए जा रहे हो ना, मुझे भी लेकर चलो, मुझे वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। और पहले तो यूकी मना कर देता है, लेकिन रिन के इतने बार कहने पर वो बाद में मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर यूकी रियो से कहने लग जाता है तुम यहीं पर रुको, मैं काम खत्म करके जल्दी से यहाँ पर आता हूँ। लेकिन यूकी के जाते ही रिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जब भी वो वहाँ पर जाता है उसको सामने एक गेट दिखता है और असल में वो गेट तो डीमन प्रोटेक्टेड था। और जब भी रिन वो गेट को खोलने के लिए जाता है उसको काफी जोर एक झटका लगता है, लेकिन रिन का पावर तो काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से वो गेट भी टूट जाता है। और वो गेट को टूटा हुआ देखकर सनी समझ जाती है कि वो एक डीमन है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रिन तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन वो चल नहीं पाती। और दूसरी साइड यूकी सेमी की मदर से बातें कर रहा था, जहाँ पर वो बताती है सेमी की हालत दिन का दिन खराब होती जा रही है और अगर ऐसा ही रहा तो वो जल्दी मर जाएगी। और तभी हम लोग दूसरी साइड रिन और सेमी को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और ऐसे ही बातें करते करते आगे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और तो यहाँ पर यूकी आ जाता है, जहाँ पर सेमी के मॉम सेमी को उसकी पैर दिखाने के लिए कहती है और जब भी यूकी उसका पैर को देखता है वो कहने लग जाता है ये तो रूट है और मैं 100% बोल सकता हूँ कि इसके पीछे कोई डीमन है और इसका ये हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा डीमन है जो कि प्लांट को प्रोजेस कर सकता है। और वो जमीन से होते हुए सेमी के पैर पर पहुंच गया और इसी वजह से वो डीमन का बॉडी आस पास ही रहना चाहिए। और आगे यूकी उससे पूछता है तुमने जरूर कभी ना कभी वो डीमन से बात किया होगा, जल्दी से याद करो। जिस पर सेमी बताने लग जाती है मैंने कभी भी डीमन से बातें नहीं किया है। और तभी उसके मदर कहने लगते हैं मुझे पता था कि ये सारा कुछ तुम्हारे दादी की वजह से हो रही है। जिस पर सेमी बोलने लग जाती है कि इसमें दादी की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तभी कमजोरी की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और आगे सेमी के मॉम उन दोनों को बताने लग जाती है वो अपनी दादी के मौत के बाद से ही ऐसी ही है, जहाँ पर वो स्कूल जाना बंद करके हर समय गार्डन पे ही रहना शुरू कर दिया। और तभी हम लोग को सेमी का पास दिखाया जाता है। उसकी दादी की मौत के बाद उसको पता नहीं था कि आखिरकार गार्डन का ख्याल कैसे रखा जाता है। और तभी अचानक से एक फूल उससे कहने लग जाता है मैं तुम्हारा गार्डन को हरा भरा रखने में मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर रखने
लगने देना पड़ेगा। और असल में यहाँ पर सेमी तो अपने दादी की गार्डन को बचाना चाहती थी, इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे उसको प्रॉमिस कर दिया। और बाद में जब भी सेमी को होश आती है वो फूलों को पानी देने के लिए चला जाती है। और तभी यहाँ पर रीना कार उसे कहने लग जाता है तुम्हारा माँ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता करता है। जिस पर सेमी बताती है लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी का गार्डन को छोड़ नहीं सकती। और उसका ये बात को सुनकर रीन गुस्से से उससे कहने लग जाता है क्या तुमको सच में लगता है कि तुम्हारा दादी यही चाहती है तुम दिन भर गार्डन में पड़ी रहो, ना स्कूल जाओ और ना ही अपना दोस्त बनाओ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी समी को याद आता है कि उसकी दादी चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे। और ये सारा कुछ याद करके वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है और देखते देखते तभी वहाँ पर एक डीमन आकर समी को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है मैं तुमको अपना प्रॉमिस तोड़ने नहीं दूंगा। और वो डीमन को हराने के लिए यूकी रिन से मदद मांगता है। और उसका ये बात को सुनकर रिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे वो अपना तलवार निकाल कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हर बार वो डीमन सेमी को आगे कर दे रहा था। और इसी वजह से यूकी कहने लग जाता है रिन तुम पीछे हट जाओ, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इन दोनों को शूट करना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर वो डीमन सोचने लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी यूकी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो डीमन उसको छोड़ छाड़ के वहाँ से भागने लग जाता है। जो देखकर रिन जल्दी से जाकर वो डीमन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और आगे यूकी उससे कहता है तुम्हारा पैर से जड़े जा चुका है, अब तुम चल सकते हो। और तभी वहाँ पर सेमी की मॉम आ जाती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है, लेकिन बाद में सेमी अपने मॉम के पास जाकर उसको गले लगा लेती है। और आगे यूकी रिन को बताता है कि उसके गन पे जो गोली था वो नकली था। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर रिन एक सपना देख रहा था, जहाँ पर रिन एक कूल जैसा एंटी मारता है और एक ही झटके में सभी को हरा देता है। और ये सब कुछ देखकर सेमी उसका शुक्रिया अदा करती है उसका जान बचाने के लिए। और वहाँ पर तो वो काफी सारे लड़कियों से गिरा पड़ा था, जहाँ पर सभी लड़कियाँ उसके ऊपर फिदा हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर आकर उसको जगा देता है। और ये सारा कुछ चीज पीछे एक लड़का काफी गुस्से से देख रहा था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार इसको यहाँ पर किस लिए लाया गया है। और ऐसे ही आगे क्लास पे भी रिन हर समय सोता ही रहता है। और तभी यहाँ पर एक टीचर आकर सभी को ग्रीमोर के बारे में बताते हैं, जिसमें कि सारा कुछ बताई गई है कि आखिरकार डीमन ह्यूमन के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। और आगे यूकी सभी का टेस्ट रिजल्ट लेकर आता है। और वहाँ पर तो सेमी काफी ज्यादा खुश थी और आगे रिन के पूछने पर वो बताती है मुझे पक्का यकीन है मैंने टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छा किया है। और जब भी वो टेस्ट रिजल्ट लेने के लिए जाती है उसके नंबर तो काफी ज्यादा कम आई थी। और ये सारा कुछ देखकर तो रिन उसके ऊपर काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है, लेकिन जब भी वो अपना रिजल्ट लेने के लिए जाता है उसको तो बस 2 ही नंबर आए थे। और इसके बाद रियूजी की बारी था जिसका 98 मार्क्स आया था। और ये देखकर रिन कहने लग जाता है आखिरकार तुम्हारा इतना ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है, जिस पर रियूजी कहने लग जाता है मैं यहाँ पर एग्जॉसिस्ट एग्जाम देकर आया हूँ और मुझे तुम्हारी तरह डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है। और तुमको छोड़कर यहाँ पर सभी एग्जॉसिस्ट बनने के लिए सीरियस है, और अगर तुमको एग्जॉसिस्ट नहीं बनना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर रिन कहने लग जाता है आखिरकार तुम बोलने वाले होते कौन हो, मैं यहाँ पर एग्जॉसिस्ट बनने के लिए आया हूँ। और आगे उन दोनों का झगड़ा बढ़े इससे पहले पूरे क्लास मिलकर उन दोनों को शांत करवाते हैं। और क्लास के बाद यूकी रिन को बताने लग जाता है रियूजी भी उसी की तरह स्कॉलरशिप को लेकर आया है और वो इस जगह पर पहुँचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है, जिसके कारण वो एग्जॉसिस्ट बनने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है। और आगे यूकी अपना अगला क्लास के लिए वहाँ से चला जाता है। और तभी सैमी रिन से पूछती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, जिस पर वो बताता है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और इसी वजह से वो उसका हाथ को पकड़ के उसको अपना दोस्त बनाने ही वाली थी। और तभी वहाँ पर रियूजी आ जाता है, जहाँ पर वो रिन से कहने लग जाता है क्या सैमी तुम्हारा गर्लफ्रेंड है ना कि कोई दोस्त, जिस पर वो बताता है सैमी ना ही मेरा गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई दोस्त। और उसका ये बात को सुनकर सैमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और आगे वो दोनों वापस से बहस करने लग जाते हैं। और आगे सभी को स्टूडेंट ट्रेनिंग पे जाना था, जहाँ पर रिन और रियूजी एक फ्रॉक से बचकर भाग रहे थे। और उन दोनों को भागते हुए देखकर सभी कहने लगते हैं कि रियूजी काफी ज्यादा तेज है, लेकिन यहाँ पर रिन तो उससे भी ज्यादा तेज है। और इसका ये बात को सुनकर रियूजी भड़क जाता है और आगे वो रिन को एक कस के लात मारता है। और इसी वजह से वो डीमन रियूजी की काफी पास चला गया था, जो देखकर टीचर जल्दी से चिन को खींच लेते हैं। और आगे वो दोनों दोबारा बहस करने लगते हैं, जहाँ पर रियूजी कहने लग जाता है मैं तुमसे हारने का अच्छा मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा। और इसी वजह से वो दोनों दोबारा एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। और ये सारा कुछ देखकर टीचर आकर उन दोनों को शांत करवाते हैं। और आगे टीचर रियूजी को साइड में ले जाकर कहने लगते हैं तुम इस एकेडमी का सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट हो, और अगर तुम ऐसे ही उससे झगड़ते रहे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। जिस पर रियूजी कहने लग जाता है इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है और आखिरकार कोई उसको क्यों नहीं समझा रहा। टीचर कहते हैं कि रिन थोड़ा सा स्पेशल है और ये सारा कुछ करने के लिए डायरेक्टर हमें मना किया है। और आगे रियूजी का दोस्त रिन को बताने लग जाता है कि रियूजी का बस एक ही सपना है कि वो सेटन को हराना चाहता है, जो सुनकर रिन सोचने लग जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है। और आगे वो ये भी बताता है कि रियूजी अपना टेम्पल को दोबारा बनाना चाहता है, जो कि ब्लू लाइन में पूरा तबाह हो चुका था। और यहाँ पर तो रिन
को ब्लू लाइट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी वजह से वो लोग बताते हैं 16 साल पहले सभी ताकतवर एग्जोसिस्ट एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, जिससे कि वो लोग मिलकर सैटर्न को रोक सके। लेकिन तभी उन लोगों का शरीर से ब्लू कलर की आग जलने लगी और इसी वजह से सभी जलकर एक ही झटके में मारे गए। और ब्लू फ्लेम सैटर्न का साइन है और वो इंसिडेंट पे हमारे फादर ही बच पाए थे, जिसके बाद उसको हाई प्रीस्ट बना दिया गया। और वो इंसिडेंट के बाद से सभी लोग वो टेम्पल को कर्स टेम्पल कहने लग गए, जहाँ पर सभी ने वो टेम्पल पे जाना ही बंद कर दिया। और हम तीनों ही वो टेम्पल से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से हम दोनों रियूजी के साथ साथ वो टेम्पल को दोबारा ठीक करना चाहते हैं। और यही वजह है कि रियूजी एग्जोसिस्ट बनने के लिए इतना ज्यादा सीरियस है। और आगे बाकी सभी स्टूडेंट के सेम ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर टीचर को किसी का कॉल आता है और वहाँ से जाने से पहले वो सभी से कहते हैं कोई भी अपने मर्जी से ट्रेनिंग नहीं करेगा। और दूसरा रियूजी से कहने लग जाता है तुम बस एक अमीर लड़के हो जो कि अपना पैसों के दम पर बस मजे करने के लिए आए हो, और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम एग्जोसिस्ट बनने के लिए सीरियस भी हो। रिन कहता है कि मैं एग्जोसिस्ट बनना चाहता हूँ, तो आखिरकार मैं कैसे साबित करूँ। जिस पर रियूजी कहता है तुम वो डीमन को टच करके वापस आ जाओ। और उसका ये बात को सुनकर रिन कहने लग जाता है तुमको साबित करने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़े तो फिर मैं यही करूंगा। और तुमको क्या लगा मैं यही कहूंगा गधे के बच्चे, और अगर कुछ हो गया मैं मर गया तो। अरे वैसे भी तुम्हारा गोल भी मेरे जैसा ही है, इसी वजह से मुझे रिस्क नहीं लेना है। जिस पर रियूजी गुस्से से कहने लग जाता है घंटा तुम्हारा गोल, तुम बस एक डरपोक हो। और आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि रिन भी बाकी लोगों की तरह ही है। और तभी हम लोग को रियूजी की पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बचपन से ही एक एग्जोसिस्ट बनकर सैटर्न को हराना चाहता था, लेकिन वो इंसिडेंट के बाद से सभी लोग उसके फादर और उससे काफी दूर दूर रहने लगे। और जब भी वो डोनेशन के लिए जाते थे सभी लोग डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते थे, जहाँ पर सभी अंदर से उन दोनों को उल्टा सीधा बोलते थे। और इसी वजह से उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ और तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो और तुमको टेम्पल का भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। और उसी दिन पे वो डिसाइड किया था कि वो काफी मेहनत कर एक एग्जोसिस्ट बनकर सैटर्न को हराएगा। और आगे वो जोश जोश में वो डीमन के पास चला जाता है, जहाँ पर वो फिर से बताने लग जाता है कि वो सैटर्न को जरूर मारेगा। और आगे वो डीमन उसको खाने ही वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे रिन उसके सामने आ जाता है और ये देखकर वो मेंढक रिन को खाने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी वो मेंढक रिन की आंखों को देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसी वजह से वो मेंढक उसको छोड़ देता है। और आगे रिन उससे कहने लग जाता है कि तुम सच में एक पागल हो और वो मैं हूँ जो कि सैटर्न को हराएगा। और उसका ये बात को सुनकर रियूजी उसको काफी कुछ सुनाने लग जाता है। और दूसरी साइड हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि पास में छुपा हुआ था, जहाँ पर वो कॉल पे कहता है कि रिन ने कुड़ीकारा शॉट को बाहर नहीं निकाला और सारा कुछ कंट्रोल में है। और तभी हम लोग दूसरी साइड मफिस्टो को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहा था। और तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई अमाइमोन आता है, जिसको कि वो उसको किंग ऑफ अर्थ कह के पुकारता है। और आगे अमाइमोन उससे पूछता है आखिरकार गाना में सारा कुछ कैसा चल रहा है, सभी लोग भड़के हुए हैं क्योंकि तुमने उन लोगों को बताया नहीं कि सैटर्न के बेटा यहाँ पर ही है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि गेना असल में डीमन का डायमेंशन होता है और असाया होता है ह्यूमन के। और उसका ये बात को सुनकर मेफिस्टो कहता है मेरे भड़के हुए भाई से कहना सबसे छोटा भाई का ध्यान मैं रख रहा हूँ और सारा चीजें काफी अच्छे से चल रहा है। और आगे अमाइमोन पूछता है तुम कहना कब आने वाले हो, जिस पर वो कहने लग जाता है तुमको यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि तुमको भी पता है मेरे भाइयों को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके जाने के बाद मेफिस्टो कहता है मेरा वहाँ पर जाने का कोई भी इरादा नहीं है, मेरे लिए ये जगह स्वर्ग है और वैसे भी खेल तो अभी शुरू हुआ है। और अगले दिन पे जब समी स्कूल पे जा रही थी उसके मॉम उससे पूछती है क्या तुमने स्कूल पे कोई दोस्त बना है, जिस पर समी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। और रास्ते में वो याद करने लग जाता है कि कैसे रिन ने उससे कहा था कि वो उसकी दोस्त नहीं है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा ही रोने लग जाती है। लेकिन दही वो डिसाइड करती है आज वो दोस्त बनाकर ही रहेगी। और जब भी वो स्कूल जाती है उसके सामने उसके दो क्लासमेट होते हैं और ये देखकर वो जल्दी से उन दोनों से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन दही वो अचानक से नीचे गिर जाती है और उसका ये हरकत देखकर कामिकी उसको इग्नोर मारती हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन पाको कहती है तुम ध्यान से चला करो, ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और आगे क्लास में यूकी सभी से कहता है 6 महीनों में तुम लोगों का समर वेकेशन शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले तुम लोगों का एक एग्जाम होगा जिसमें कि तुम लोग का कॉम्बैट ट्रेनिंग देखा जाएगा और इसका ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। और इसी वजह से यूकी एक एक करके सभी को फॉर्म देने लग जाता है और उस फॉर्म में टाइटल का एक जगह था जिसके बारे में रिन को बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी वजह से वो रियूजी के पास जाकर इसके बारे में पूछता है और उसका ये बात को सुनकर रियूजी उसको ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है कि तुमको ये भी नहीं पता। और आगे कामिकारा उसको बताता है टोटल 5 तरीकों का टाइटल होता है और ये चीज तुम्हारा टाइटल के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है और इसी के साथ ये सब का फाइट करने का तरीका काफी ज्यादा अलग होता है और इसी वजह से तुमको अपने हिसाब से एक टाइटल को चूज करना पड़ेगा। और उन लोगों का मदद के लिए बाद में रिन उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और आगे वो उन दोनों से पूछता है आखिरकार तुम दोनों कौन से टाइटल को चूज करने वाले हो, जहाँ पर वो दोनों आर्या में ट्राई करने वाले हैं और रियूजी आर्या और ड्रैगन पे दोनों पे ट्राई करने वाला है। और आगे रिन सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसको कौन से टाइप का
टाइटल को चूज करना चाहिए। और तभी अचानक से उसको समझ आ जाता है कि आखिरकार उसको कौन सा टाइटल को चूज करना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों अपनी अगली क्लास पर पहुंचते हैं, जहाँ पर टीचर उसको डीमन को समन करना सिखाता है, जहाँ पर टीचर अपना ब्लड को गिराकर वहाँ पर एक डीमन को समन करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि तुम इसी तरह एक डीमन को समन कर सकते हो जो कि तुम्हारा ही बस बातें मानेगा। और इसके बाद सभी स्टूडेंट के बारी थी, जहाँ पर टीचर सभी को एक मैजिक सर्कल वाला पेपर दे देते हैं। और आगे कामा की वो पेपर के मदद से 2 डीमन फॉक्स को समन करते हैं। और ये देखकर समय भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और बाद में जब भी वो ट्राई करती है, वो एक छोटा सा डीमन ट्री को समन किया था। और आगे टीचर सर से कहने लग जाते हैं टेमर को हमेशा ही अपना दिल स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि टेमर अगर कमजोर हो जाएंगे तो उसके डीमन उसके ऊपर अटैक कर देगा। और आगे समी वो प्लांट का नाम मी रखती है। और क्लास खत्म होने के बाद समी कामिकी का पीछा करने लग जाती है। और उसको इग्नोर करने के बावजूद भी समी बार बार उसको रुकने के लिए कह रही थी। और इसी वजह से कामिकी गुस्से से कहता है आखिरकार तुमको क्या चाहिए और तुम्हारा दिक्कत क्या है। जिस पर समी घबराती हुए कहती है मैं तो बस दोस्त बनाना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर कामिकी कहती है ठीक है तुम आज से मेरी दोस्त हो। और आगे वो तुरंत ही उसको उसका बैग थमा देती है, जहाँ पर वो उससे कहती है दोस्तों एक दूसरे का काम करते ही हैं। जो सुनकर समय भी खुशी खुशी उसका बात को सुनकर उसके पीछे जाने लगती है। और ये सारा चीजें तो रीन दूर से देखे जा रहा था। और इसके बाद से कामिकी अपना सारा काम उससे करवाने लग जाती है, जो सुनकर समय भी खुशी खुशी उसका हर एक काम करने लग जाती है। और आगे रीन और यूकी स्कूल के बाहर बाकी स्टूडेंट का इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर बाकी के स्टूडेंट भी पहुँच जाते हैं। और उनकी हॉस्टल का ऐसा हालत देखकर सभी काफी ज्यादा सैड थे। और आगे जब भी सभी का पेपर खत्म हो जाता है, कामिकी पाको को साथ में नहाने के लिए कहती है। और यहाँ पर समय बिना बुलाए उसके पीछे चला जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही कामिकी उसको रोकते हुए उससे कहती है जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक फूड मिल्क लेकर आओ। और उसका ये बात को सुनकर सैमी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो यहाँ पर रीना कार उससे पूछता है आखिरकार क्या हुआ, जिस पर सैमी कुछ नहीं कहकर वहाँ से जाने लगती है। और ये देखकर रीन उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है उसने तुमको अपना नौकर बनाकर रखा है और आखिरकार तुम कब तक ऐसा करती रहोगी। जिस पर सैमी कहने लग जाती है असल में वो मेरा दोस्त है और दोस्त तो एक दूसरे का काम करते ही रहते हैं। जिस पर रीन कहता है क्या तुमको सच में ऐसा लगता है, ना कि तुम खुद को दिलासा दे रहे हो। जिस पर सैमी कहती है तुम ये सारा कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो इतना सारा दोस्त है और वो मेरी पहली दोस्त है, इसी वजह से मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ सकती। और अंदर पे पाको उससे पूछती है आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहती है सैमी ने मुझको परेशान करके रखा था, इसी वजह से मैंने उसको नौकर बना लिया और वो मेरे दोस्त बनने का लायक है ही नहीं, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। फिर हम लोग को कामिकी का पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका कोई भी दोस्त नहीं था और वो डीमन को देख पाती थी, इसी वजह से सभी लड़कियां उसके बारे में काफी अजीब अजीब बातें करने लग गए। लेकिन दही वहाँ पर पाको आ जाती है और उसका बुक उठाने में मदद करती है। और प्रेजेंट पे पाको कहने लग जाती है कि वो क्राइम स्कूल छोड़ रही है, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट के मामले में काफी ज्यादा पीछे चल रही है। और तभी उन लोग के ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है और उन लोग के चीखे रिन भी सुन लेता है। और आगे कामिकी हमने 2 फॉक्स को समन कर लेती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन पाको की ऐसी हालत देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसी वजह से वो दोनों ही फॉक्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पर रीन आकर कामिकी को बचा लेता है। और आगे जब भी वो पेपर को फाड़ती है वो दोनों डीमन गायब हो जाते हैं। और वहाँ पर रीन तो कामिकी के सामने अपना स्वॉर्ड नहीं निकाल सकता था। और तभी वहाँ पर सैमी आ जाती है और आगे रीन उसको मुक्का मार के पीछे कर देता है। और आगे मियो पाको के जख्म के लिए एक प्लांट देता है और आगे वो डीमन रीन को मारने लग जाता है। और आगे वो डीमन यंग मास्टर कहकर उससे माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि अभी वो किसी और का कंट्रोल में है। और आगे रीन अपना स्वॉर्ड को निकल कर उसको मारने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पर यूकी आकर उसके ऊपर फायर करने लग जाता है, जिसकर वो डीमन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी साइड कामिकी कह रही थी कि वो अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई। और आगे रीन अपना टी शर्ट उतार कर उसको पहनने के लिए दे देता है और वो डीमन को जो कंट्रोल कर रहा था वो असल में उनका टीचर ही है। और अगले दिन पे कामिकी रीन के पास आकर उससे कहती है कल जब मैं रो रही थी इसके बारे में तुमको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, जिस पर रीन भी मान जाता है। और आगे कामिकी शर्माते हुए उसको उसकी टी शर्ट दे देती है। और ये देखकर रीन तो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका टी शर्ट धुल के वापस आ गया है। और आगे वहाँ पर यूकी आकर पोको को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और आगे यूकी कहने लग जाता है मुझे अभी भी पता नहीं चला कि आखिरकार वो डीमन को कौन कंट्रोल कर रहा था। और आगे कामिकी उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने उसको इस स्कूल पे आने के लिए फोर्स किया था। जिस पर पाको कहती है मैं भले ही किसी और स्कूल में चली जाओ, लेकिन हम दोनों हमेशा ही दोस्त रहेंगे। जिसके बाद हम लोग रीन को देखते हैं जो कि छत पर लेटा हुआ था, जहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिरकार वो डीमन को कौन कंट्रोल कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर सैमी आ जाती है, जिसके बाद सैमी सभी की चादरों को सुखा रही थी। और आगे रीन उससे पूछा आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बताती है कि मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, जैसे कि तुम एग्जॉर्सिस्ट बनकर लोगों का मदद
मदद करना चाहते हो। और आगे सभी लोग क्लास में बैठे हुए थे, लेकिन कामिकी का ध्यान बिल्कुल भी क्लास पे नहीं था। जब भी टीचर उसे सवाल पूछती है वो सवाल का आंसर नहीं दे पाता। और आगे टीचर रियुजी से सवाल पूछती है, जहाँ पर वो टीचर के सभी सवाल का आंसर दे देता है। और टीचर के जाने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कामिकी कहने लग जाती है कि आखिरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है। रियुजी कहता है, देखो बोल कौन रहा है जिसको इसका सवाल का आंसर ही नहीं मालूम। और उसका ये बात को सुनकर कामिकी भड़क जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है, तुम आर्या बनना चाहते हो है ना? और तुम ये मत भूलो आर्या को टेमर ही प्रोटेक्ट करते हैं, और मैं एक टेमर हूँ, इसी वजह से तुम ये मत भूलो कि तुम मेरे ऊपर ही बोझ बनने वाले हो। और आगे ऐसे ही उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है, जहाँ पर कामिकी उसका गोल का मजाक उड़ाती है कि वो कभी भी सेटन को नहीं हरा सकता। जिस पर रियुजी उससे पूछता है, वो अच्छा आखिरकार तुम्हारा गोल क्या है? जिस पर कामिकी कुछ याद करती हुए कहती है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि उसको कुछ लोगों की तरह यहाँ पर शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सुनकर रियुजी भड़क जाता है और आगे वो उसका कॉलर को पकड़ लेता है। और आगे जब भी रिन उन दोनों को रोकने के लिए जाता है, कामिकी का चाटा गलती से रिन को लग जाता है। और इससे पहले रिन उसको थप्पड़ मारता तो यहाँ पर युकी आ जाता है। और रात में सभी होटल के अंदर होते हैं, जहाँ पर सभी के ऊपर डिमन रॉक रखे हुए हैं। और आगे रिन रियुजी से कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, और तुम ही क्लास पे लड़ाई कर रहे थे। और आगे युकी सबसे कहता है, अगर क्लास में कोई भी लड़ा तो इसके बदले में सबको पनिशमेंट मिलेगी। और कैंप इसलिए रखा गया है जिससे कि तुम डिमन से लड़ना सीखो, ना कि तुम एक दूसरे के साथ ही लड़ो। और एक जोशिस्ट अकेले में काम कभी भी नहीं कर सकते, और सबके अंदर स्किल होता है जो कि दूसरों का वीकनेस को छुपाता है। और अगर तुम ये समझ नहीं पाओगे तो रियल बैटल में तुम लोग का जान भी जा सकता है। और अभी मैं 3 घंटे के लिए एक मिशन पर जा रहा हूँ, और जब तक मैं नहीं आता तुम लोग ऐसे ही रहोगे। लेकिन युकी के जाने के बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। और तभी अचानक से उस जगह का लाइट चला जाता है, जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि वो डीमन दोबारा इस जगह पर वापस आ गया है। और ये देखकर सेमी सोचने लग जाती है कि उसको सभी को बचाना पड़ेगा। और इसी वजह से वो सीधा मी से मदद मांगती है, जहाँ पर मी अपने अंदर से काफी बड़े बड़े जड़े निकालता है और वो डीमन को पकड़ लेता है। और ये देखकर सभी लोग खुश हो ही रहे थे, तभी वो डीमन हिलने लग जाता है। और आगे रिन युकी को कॉल लगाता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल को नहीं उठाता। और इसी वजह से रिन सबसे कहता है कि मैं अंदर पे वो डीमन से लड़ने के लिए जा रहा हूँ, और जैसे ही तुम लोग को मौका मिले तुम सभी यहाँ से भाग जाना। और उसका ये बात को सुनकर सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिन उसका बात को नहीं सुनता। और अंदर पे रिन देखता है कि वो डीमन काफी जल्दी जल्दी जड़ों को काट रहा था। और इसी वजह से रिन बाहर आकर उसका ध्यान अपने ओर खींचने लग जाता है। और आगे रियुजी सेमी को बैरियर हटाने के लिए कहता है, जिससे कि वो यहाँ से जा सके। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर और एक डीमन है जो कि उन लोग का बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आ रहा है। और ये देखकर रियुजी कहने लग जाता है, मैं उससे लड़ूंगा, मुझे 20 के 20 चैप्टर याद है। जिस पर कोमोडो कहने लग जाता है, वो 20 नहीं 21 चैप्टर है और मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और यहाँ पर तो कामिकी कह रही थी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिस पर रियुजी कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सेमी हम लोग का मदद करने की कोशिश कर रहा है और तुम चाहते हो कि हम इसको छोड़ के यहाँ से चले जाएं। और आगे रेंजो भी लड़ने के लिए अपना वेपन को निकाल लेता है। और दूसरी साइड हम लोग रिन को देखते हैं जो कि लाइट जाने का पता लगा रहा था। और तभी वहाँ पर वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वो उसके अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो डीमन उसको उठाकर दूर फेंक देता है। और आगे जब भी वो डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, रिन अपना ब्लू फ्लेम की मदद से उसको घेर लेता है। और ब्लू फ्लेम की वजह से वो डीमन भी डर के मारे पीछे चला जाता है। और तभी वहाँ पर वो टीचर आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तुम ही हो वो सेटन के बेटे। और दूसरी साइड हम लोग रियुजी को देखते हैं जो कि एक मंत्रों को पढ़ रहा था। और तभी वहाँ पर सेमी बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वो बैरियर टूट जाता है। और दूसरी साइड रिन को भी पता चल जाता है कि कल वो टीचर ही था जो कि उन लोग के ऊपर अटैक किया था। और आगे रिन अपना एक ही अटैक के मदद से उसको खत्म कर देता है। और दूसरी साइड सेमी का ऐसी हालत देखकर कामिकी हमने 2 फॉक्सेस को समन करती है, और आगे वो उन दोनों को वो डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन उसके हमले से वो डीमन का कुछ भी नहीं होता। और आगे वो डीमन रियुजी को उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर रियुजी का मंत्र कंप्लीट हो जाता है, जिस वजह से वो डीमन भी वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ पर रिन भी पहुँच जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार रिन वो डीमन से बच कैसे गया। जिस पर रिन उसको बताता है कि मैंने वो डीमन को खत्म कर दिया। और उसका ये बात को सुनकर रियुजी उसको एक पंच मारता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुमको कुछ हो जाता तो? और दूसरी साइड कामिकी सामी से कह रही होती है, मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन आज तुम्हारा मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी साइड रियुजी रिन के ऊपर भड़काए हुआ था, तो यहाँ पर युकी आ जाता है, और यहाँ पर उनके साथ साथ वो टीचर भी था। और देखते देखते वहाँ पर मेफिस्टो भी आ जाता है, जो कि कहने लग जाता है, तुमको क्या लगा मैं अपनी एकेडमी पे मिडिल क्लास के ये डीमन को आने दूंगा? और तभी वहाँ पर सभी छुपे हुए टीचर वहाँ पर आ जाते हैं, और आगे मेफिस्टो बताने लग जाता है कि यही था एस्क्वायर एग्जाम, और आज तुम सभी लोगों ने ये एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है, और सभी टीचर यहाँ पर ही छुपे हुए थे। और अगर तुम लोगों को कुछ होने वाला होता तो टीचर आकर तुम लोगों को बचा लेते। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर इन कह रहा होता है, आखिरकार कोई इस तरह का
सरप्राइज एग्जाम कौन लेता है। और तभी वहाँ पर समी को भी होश आ जाती है और उसको देखकर सभी कहने लगते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो हम में से कोई भी पास नहीं होता, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसका ये बात को सुनकर समी तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है और आगे सभी इनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम वो डीमन को कैसे हरा दिया, जिस पर वो बताता है मैंने बस अपना शॉर्ट को निकाल कर उसको काट दिया। और उसका ये बात को सुनकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और अपना इतना ज्यादा तारीफ सुनकर रिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी साइड कामिकी को अभी भी शक हो रही थी कि आखिरकार रिन अकेला ही वो डीमन को कैसे हरा सकता है। और आगे यूकी वो टीचर के पास जाकर उससे कहता है आपने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो हमारा एग्रीमेंट के खिलाफ था और वहाँ पर सभी टीचर स्टूडेंट के ऊपर नजर रख रहे थे, लेकिन आप जानबूझकर स्टूडेंट के ऊपर खतरा डाला और इसी के साथ आपने पूरी कोशिश की कि रिन अपने पार को सभी के सामने दिखाए। और इसी के साथ बहुत ही कम टीचर है जो कि रिन की सच्चाई को जानता है, जहाँ पर सरपीज ने सभी टीचर को इसके बारे में बताया है। और इस पर वो दूसरा टीचर कहने लग जाता है मुझे अच्छे से पता है कि आखिरकार सरपीज ने हमसे क्या कहा है। और इसी के साथ ये भी उनका ही ऑर्डर था कि मैं उसको मारने की कोशिश करूं और उसने मुझसे कहा था कि मैं सबको मुसीबत में डालूं, जिससे कि हम लोग रिन का पावर का लिमिट को जान सके। और आगे वो वहाँ से जाने से पहले उससे कहता है तुम अभी चिंता मत करो, अभी मैं रिन को नहीं मारने वाला। और दूसरी साइड हम लोग सेमी को देखते हैं जो कि हमने शॉप पर थी, जहाँ पर वो हमने तारीफों को याद करके मुस्कुरा रही थी। और तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और वो एग्जाम के बाद उससे उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए आया था और वो बात कर ही रहा होता है, तभी उसको खतरा महसूस होता है। और दूसरी साइड हम लोग वही टीचर को देखते हैं जो कि रिन को मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर यूकी ने पहले ही रिन की जगह पर वहाँ पर तकिया रख दिया था। और दूसरी साइड सेमी रिन को जगह कर उसको बताती है जब तुम सो रहे थे यूकी ने तुमको यहाँ पर लेकर आ गया। और तभी हम लोग को उसी वक्त गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो टीचर अपना डीमन हैंड से यूकी के ऊपर हमला किए जा रहा था और ये देखकर यूकी भी अपनी गोलियों से उसका हैंड को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। और आगे वो दोनों लड़ते लड़ते छत पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर एक डीमन हैंड यूकी का पैर को पकड़कर घसीटने लग जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो एक डीमन को समन कर लेता है। और आगे जब भी यूकी उसके ऊपर अटैक करता है इससे तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था और आगे वो डीमन यूकी को मारने वाला था, लेकिन ठीक टाइम पे वहाँ पर यूकी आकर वो डीमन को जला देता है। और आगे वो जब भी वो टीचर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है वो टीचर उसके ऊपर होली वाटर फेंक देता है। और आगे जब भी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था तभी वो डीमन उसको पकड़ लेता है और वहाँ पर तो वो डीमन रिन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ठीक टाइम पे यूकी मैजिक सर्कल को हटा देता है, जिस वजह से वो डीमन गायब हो जाता है। और आगे रिन अपना तलवार उसके गर्दन पर लगाकर उससे पूछता है जल्दी से बताओ आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो टीचर बताता है कि मैं ब्लू नाइट का एक सर्वाइवर हूँ और कुछ सेकंड के लिए सेटन ने मेरा बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया था और इसी वजह से मैं वहाँ पर ही अपना एक आँख खो दिया और मेरा ये हालत देखकर मेरे फैमिली ने मुझे बचाने की कोशिश किया और इसी वजह से सेटन ने मेरा पूरा फैमिली को जलाकर मार डाला, जिसके कारण मैं कभी भी सेटन को माफ नहीं कर सकता और ना ही कोई डीमन को और उसके बेटे को तो कभी नहीं, भले ही मेरा इसमें जान भी चले जाए। लेकिन यहाँ पर दूसरी साइड रिन वो टीचर के ऊपर एक भी अटैक नहीं करता, जहाँ पर वो कहने लग जाता है अभी आपको शांति मिल गया ना, और अगर अभी तक आपको शांति नहीं मिला तो जितने मर्जी चाहो आप मुझे मार सकते हो, लेकिन कभी भी हम दोनों के बीच में आम लोगों को मत लाना और आपका पिछले हमले में मासूम लोगों का जान भी जा सकता था। और उसका ये बात को सुनकर वो टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे वो उससे कहता है बस यहाँ पर मैं नहीं हूँ जो कि तुमको मारना चाहता है। और तो यहाँ पर सेमी आ जाती है और उसके पूछने पर वो बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे सेमी वहाँ पर रिन का मलम पट्टी करते हुए रोने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक टेमर बनूंगी। और अगले दिन पे मेफिस्टो सभी को बता देता है क्योंकि सभी ने ये एग्जाम को पास कर लिया था और इस खुशी में सभी लोग पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी साइड मेफिस्टो यूकी से कह रहा होता है आगे से कोई भी टीचर ऐसा हरकत नहीं करेगा और अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो एमाइमोन को कॉल कर उससे कहता है तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और तुम फिक्र मत करो, एकेडमी का बाहर का बैरियर मैं संभाल लूंगा। और मेफिस्टो का ये सारा कुछ बातें सुनकर एमाइमोन सोचने लग जाता है मेरा भाई और फादर दोनों रिन से ऑब्सेस्ड है, जरूर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और तभी हम लोग दूसरी साइड ट्रू कॉस एकेडमी के कुछ गार्ड को देखते हैं जो कि उनके साथ काम करने वाली एक डीमन कैट के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर वो डीमन कैट काफी समय से अपना मास्टर का इंतजार कर रही है। और तभी वो कहने लग जाता है कि वो कैट का ओनर मर चुका है, जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है अगर उसको इसके बारे में पता चल गया तो वो अपना कंट्रोल खो देगी। और तभी अचानक से कूड़ो उन दोनों को घूर कर देखता है। और दूसरी साइड हम लोग यूकी और रिन को देखते हैं, जहाँ पर यूकी उसको डांट रहा था क्योंकि रिन अपना डिमोनिक पावर पर कुछ ज्यादा डिफेंडेड हो चुका है और अगर वो ऐसा ही हर समय करने लग जाएगा तो वो पावर उसके ऊपर ही हावी हो जाएगा, जिस वजह से वो पूरी तरीके से एक डीमन बन जाएगा। और तभी वहाँ पर यूकी को कॉल आता है जहाँ पर कुछ लोग उसको मदद के लिए बुला रहे थे और आगे रिन भी उसके साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि कूड़ो अपने कंट्रोल से बाहर जा चुका है। और तभी रिन को एक कैट का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो उसका सारा बातों को समझ पा रहा था, जहाँ पर उसको पता
चलता है कि वो कैट काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि उसका मालिक जो मर गया है। और आगे उन दोनों को कुछ ऑफिसर से पता चलता है कि अचानक से वो कैट ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि यूकी का फादर मर चुका है। और आगे रिन के पूछने पर यूकी बताने लग जाता है कि असल में ये बिल्ली हमारे फादर का फैमिलियर है और ये ह्यूमन के साथ 1000 सालों से रह रही है। और तभी हम लोग को कूड़ो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक टेम्पल में रहता था और वहाँ पर तो उनका मालिक रेशम का धागा बनाता था और कूड़ो चूहों को पकड़कर उनका मदद करता था जिस वजह से उसको खाना मिलता था। लेकिन समय के साथ साथ धागा निकालने का काम खत्म हो गया और इसी वजह से सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले गए और कुछ दिन बाद उसका रहने का जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये सारा कुछ देखकर कूड़ो एक डीमन में बदल गई और प्रेजेंट में सभी कूड़ो के ऊपर हमला करते हैं और उसके ऊपर होली वाटर भी फेंकते हैं, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता। और वहाँ पर तो कूड़ो 2 लोगों के ऊपर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। और तभी वहाँ पर यूकी और रिन भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की यूकी को बताने लग जाती है कि कई साल पहले जब वो उसके फादर के साथ एक मिशन पर गई थी, वो जगह पर काफी अजीब अजीब चीजें हो रही थी और इसके पीछे कूड़ो का ही हाथ था। और वहाँ पर उसी दिन की तरह वो आज भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है। और तभी वहाँ पर फादर पहुँच जाते हैं और वो उसे लड़ने के बजाय उससे बातें करने लगते हैं और उसको शांत करवाने के बाद आगे वो उसको एक फैमिलियर बना लेते हैं। और इसके बाद सभी कूड़ो को गार्ड की नौकरी पर रख लेते हैं। और तभी यूकी कहने लग जाता है ऐसे सिचुएशन के लिए फादर ने मुझे ये बॉक्स दिया था क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि कूड़ो कभी ना कभी हमने कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और वहाँ पर यूकी को ऐसा लग रहा था कि वो कूड़ो को मारने के बारे में बात कर रहे थे और उसको ऐसा लग रहा था कि ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से यूकी यहाँ से सभी को जाने के लिए कहता है। और तभी रिन को कैट का आवाज सुनाई देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सीरो सबसे ज्यादा ताकतवर थे और उसको कोई भी नहीं हरा सकता। और आगे यूकी का बात को सुनकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। और आगे रिन यूकी से कहने लग जाता है कि वो कैट बस दुखी है। और यूकी को पूछने पर आगे रिन बताता है कि मैं बस वो कैट का बातों को सुन पा रहा हूँ और इससे पहले तुम उसको मारो, मैं उसके साथ एक बार बातें करना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने तलवार को नहीं निकालूंगा। और आगे वो उस कैट के पास जाकर कहता है कि मैं सीरो का बेटा रेन हूँ और ये बात सच है कि मेरा फादर मर चुके हैं। और उसका ये बात को सुनकर कूड़ो कहता है कि तुम झूठ बोले हो। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रेन अपना सिर के मदद से उसका अटैक को रोक लेता है और उसका ये अटैक के वजह से कूड़ो भी नीचे गिर गया था, जो देखकर यूकी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और आगे वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे फादर से काफी ज्यादा प्यार करते थे और उनकी मौत के वजह से तुम काफी ज्यादा दुखी हो और मेरा भी हाल ठीक तुम्हारी जैसा ही है और इसी वजह से चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और ये देखकर यूकी को अपने फादर का याद आ जाता है क्योंकि उन्होंने भी ठीक ऐसा ही किया था। और ये चीज कूड़ो भी रिन के अंदर देख पाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और आगे वो अपना नॉर्मल साइज पे आ जाता है। और ये सारा कुछ देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और दूसरे साइड मेफिस्टो भी दूर से अपने भाई के साथ ये सारा कुछ देख रहा था। और आगे मेफिस्टो अपने भाई से पूछता है आखिरकार तुमको इसके बारे में क्या ख्याल है, जिस पर अमेमोन कहता है ये स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पता लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर इन कूड़ो के साथ ही बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है ये अब से तुम्हारा फैमिलियर है, इसी वजह से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। और आगे कूड़ो यूकी से वही बॉक्स को छीन कर रिन के पास ले आती है और असल में इसके अंदर वही वाइन था जिसको की पिलाकार कूड़ो ने उसको अपना दोस्त बनाया था। और ये देखकर यूकी भी समझ जाता है कि उसका फादर कभी भी कूड़ो को मारना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि कूड़ो को आखिरकार क्या चाहिए। और अगले दिन में मेफिस्टो का छोटा भाई दुकान से काफी सारा चीज परचेज कर लेकर आता है और ये देखकर मेफिस्टो उससे कहने लग जाता है अमेमोन मैंने तुमसे कहा था ना कि इन्फिनिटी जगह घूमने के लिए नहीं है। और आगे अमेमोन उससे कहता है आखिरकार रेन है कहाँ पर, जिस पर वो बताता है कि रेन अम्यूजमेंट पार्क पर है, क्या तुम उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो। फिर हम लोग सभी स्टूडेंट को देखते हैं जहाँ पर सभी अम्यूजमेंट पार्क पर बैठे हुए थे और असल में वो लोग तो यहाँ पर कामिकी और सैमी का इंतजार कर रहे थे। और तभी कुछ ही देर के अंदर वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर सभी स्टूडेंट सैमी का बूब्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि अब तक वो किमोनो पहन कर आता था, लेकिन अभी उसका यूनिफॉर्म की वजह से सभी उसका बूब्स को ध्यान से देख पा रहा है। और सैमी का बूब्स को देखकर आगे रेन यूकी के पास जाकर उससे कहता है क्या तुम देख पा रहे हो कि सैमी काफी छोटा यूनिफॉर्म पहन के आया है और अभी उसका बूब्स तो लाजवाब है। ये कहने से पहले ही वो उसको मारता है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि सभी असल में यहाँ पर मिशन पर आए हैं। और आगे यूकी सभी को दो दो की टीम पर बांट देता है और वो टीम के अंदर रिन और सैमी तो एक साथ थे। और आगे यूकी बताता है कि ये पार्क के अंदर एक घोस्ट है और इसी वजह से हम लोगों के लिए ये पार्क को बंद कर दिया गया है और आज तुम लोगों के पास पूरा दिन है वो घोस्ट को ढूंढने का। और जैसे ही तुम लोग को वो घोस्ट दिखे तुम टीचर को फोन कर सकते हो। और आगे यूकी ये भी बताता है कि यहाँ पर एक ही घोस्ट है जो कि एक छोटा सा लड़का है, जिसके बाद सभी घोस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और सैमी के साथ अकेला होकर रिन तो कुछ और ही सोच रहा था। और आगे चलती हुई सैमी बताने लग जाती है कि वो बचपन पे ही अम्यूजमेंट पार्क पर आना चाहती थी और वहाँ पर तो काफी सारे बच्चे
होते थे, इसी वजह से वो कभी भी अम्यूजमेंट पार्क पर नहीं जा पाई। और फाइनली मैं यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और मिशन के बाद रीन उससे कहता है मिशन के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं। और इसका ये बात को सुनकर सैमी तो तुरंत ही मान जाती है, लेकिन यहाँ पर रीन का नजर तो कुछ और ही जगह पर था। और काफी देर तक वो लोग वो घोस्ट को ढूंढते रहते हैं। और आगे वो दोनों एक झूले के पास जाते हैं और वहाँ पर तो रीन को कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। और तभी अचानक से वो झूला शुरू हो जाता है और वहाँ पर उन लोग को वो घोस्ट भी दिख जाता है जो कि एक छोटा सा बच्चा था। और उसको रोते हुए देखकर सैमी उससे पूछती है आखिरकार तुम क्यों रो रहे हो। और ये देखकर रीन कहने लग जाता है कि तुम उसके पास मत जाओ क्योंकि वो एक डीमन है। और आगे वो उस डीमन से पूछता है आखिरकार तुम क्यों सभी लोगों को परेशान करके रखे हो। और यहाँ पर तो रीन उसको डांट रहा था जिस वजह से वो तो और भी ज्यादा रोने लग जाता है। और इसी वजह से सैमी रीन से कहती है कि तुम उसको मत डांटो। और आगे वो घोस्ट जाकर सीधा सैमी से चिपक जाता है। और ये देखकर मुझे पता चल ही रहा है कि वो बच्चा ये सारा कुछ जानबूझकर कर रहा था। और आगे वो घोस्ट कहने लग जाता है कि जब मैं 6 साल का था मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि वो लोग मुझे अम्यूजमेंट पार्क पर लेकर आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले ही मारा गया। ये कहकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। और उसका ये बात को सुनकर सैमी को भी बुरा लगने लग जाता है। और तभी वो सैमी का बॉक्स को दबाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर तो रीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और आगे वो दोनों काफी देर तक वो घोस्ट को ढूंढते हैं, लेकिन वो दोनों को वो घोस्ट नहीं मिलता। और आगे सैमी अकेले उसको ढूंढने के लिए चली जाती है। और आगे वो काफी सारे मिरर वाले रूम पर जाती है और वहाँ पर तो उसको एक शीशे में वही घोस्ट दिखता है। और जब भी वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है मिरर से टकरा कर वो नीचे गिर जाती है। और दूसरा रीन यूकी को कॉल करने लग जाता है, लेकिन तभी एमाइमोन उसका शॉट को छीन लेता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है मेरा नाम एमाइमोन है और मैं एक डीमन किंग हूँ और मैं मेफिस्टो का बड़ा भाई हूँ और एक बाद में ये शॉट को तुमको वापस नहीं करने वाला। और आगे जब भी वो उस शॉट को निकालता है रीन जल्दी से हमने डीमन फॉर्म पे आ जाता है। और दूसरा सेमी वही बच्चे का पीछा करते हुए एक झूले में चढ़ जाती है। और दूसरा एमाइमोन तो बार बार वो शॉट को अंदर बाहर किए जा रहा था और इसी वजह से रीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और तभी अचानक से मेफिस्टो कहने लग जाता है अच्छा मुझे सारा कुछ समझ आ गया, ये शॉट असल में तुम्हारा पावर से कनेक्टेड है। जब भी मैं ये शॉट को निकालता हूँ दरवाजा खुल जाता है और जब भी मैं ये बंद करता हूँ दरवाजा बंद हो जाता है। और ये सब की वजह से रीन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था जिस वजह से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर एमाइमोन उसके अटैक से बचकर जल्दी से काफी ऊपर पहुंच जाता है, जो देखकर रीन उससे पूछने लग जाता है आखिरकार तुमको चाहिए क्या, जिस पर वो बताने लग जाता है मैं बस बोर हो रहा था इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए चला आया। और आगे वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को चालू कर देता है और इसी वजह से वहाँ का सारा चीजें चलने लग जाता है। और दूसरी साइड वो स्पिरिट दोबारा सेमी को चिरा कर वहाँ से भाग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सेमी सोचने लग जाती है कि वो भी उसी की तरह ही है, क्योंकि वो बचपन में यहाँ पर आ नहीं पाया, इसी वजह से वो भी बच्चों की तरह उससे खेलने लग जाती है। और दूसरी साइड हम लोग रीन को देखते हैं जिसके ऊपर एक झूला आने लगता है और ये देखकर रीन ठीक टाइम पे वहाँ से कूद कर बच जाता है। और ये देखकर एमाइमोन जल्दी से हमने उंगली के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से रीन ऊपर से नीचे गिरने लग जाता है। और ये सारा कुछ यूजी का टीममेट भी देख लेता है जिस वजह से सभी उसके पास जाने लगते हैं। और दूसरी साइड यूकी को भी पता लग गया था कि ये घोस्ट इतना कुछ नहीं कर सकता। और आगे एमाइमोन रीन की धुलाई करने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा भाई और मेरे फादर तुमसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगा था तुम मेरे से भी काफी ज्यादा पावरफुल होगे। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रीन गुस्से से उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि रीन तो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और आगे रीन एमाइमोन के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लग जाता है, लेकिन इससे तो एमाइमोन को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और आगे जब भी वो जमीन पे एक बार मुक्का मारता है वहाँ पर भूकंप आ जाता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर जमीन भी फट जाता है और वो भूकंप के वजह से काफी सारा चीजें ऊपर से नीचे गिरने लगता है। और दूसरा सेमी जहाँ पर खेल रहा था वहाँ पर एक स्टील के बीम गिरने वाली थी और तभी अचानक से रीन को सेमी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखता है सेमी के ऊपर एक बीम गिरने वाला था। और तभी ठीक टाइम पे रीन अपने पहाड़ के मदद से उसको बचा लेता है। और तभी वो बच्चा कहने लग जाता है तुम्हारे साथ खेल के मुझे काफी ज्यादा मजा आया और मैंने ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं खेला। और आगे वो सेमी से शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड हम लोग एमाइमोन को देखते हैं जो कि अपना पैर के मदद से रीन को नीचे दबाया हुआ था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है तुम तो काफी ज्यादा बेकार हो। और आगे वो उसका तलवार को तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ठीक टाइम पे एक बंदा आकर हमने शॉट की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है तुम एमाइमोन हो है ना, और आखिरकार यहाँ पर एक डीमन कैसे आ गया, तुमको मेफिस्टो ने समन किया है ना। और आगे वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एमाइमोन कहने लग जाता है मैंने अपना मन बदल लिया है, हम दोनों कभी और मजे करेंगे। और आगे वो उस तलवार को फेंक कर वहाँ से चला जाता है और आगे वो बंदा उसके पीछे जाने से पहले रीन को अपना पूछ छुपाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर तो रीन काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि वो उस डीमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। और इसी वजह से वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो इतना कमजोर होकर सेटन को कैसे हरा सकता है। और तभी अचानक से सेमी के साथ साथ वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता
जाता है, जहाँ पर वो बंदा यूकी से कहने लग जाता है आखिरकार तुम कहाँ पर चले गए थे, तुम्हारे वजह से मुझे यहाँ पर सारा कुछ संभालना पड़ा। और आगे जब भी वो बंदा अपना हुडी को उतारता है हम लोग को पता चलता है कि वो एक लड़की है, और इसी के साथ हम लोग को ये भी पता चलता है कि वो लड़की असल में कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर है। और ये सारा कुछ देखकर रीन अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार एक लड़की पट्टियों के मुंह से इतना कुछ कैसे छुपा सकता है। और आगे वो लड़की अपना नाम सूरा बताती है। फिर हम लोग को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीन गुस्से में एक लड़के का काफी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था, और तभी अचानक से सूरा रीन को घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है मैं इसको जापान के ब्रांच पे लेकर जा रही हूँ, और अगर मेफिस्टो को इससे कुछ दिक्कत है तो उससे कह देना कि वो सीधा मुझसे आकर बात करे। और दूसरा यूकी सभी स्टूडेंट को बता देता है कि मिशन खत्म हो गया है। और तभी वो लोग देखते हैं रीन को कोई खींच के लेकर जा रही थी, और ये देखकर कामी की सेमी से पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस पर सेमी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और आगे वो दोनों एक गेट के सामने पहुँचते हैं, और तभी यहाँ पर यूकी आकर हमने चाबी से गेट को खोलकर सीधा जापान के ब्रांच पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सूरा रीन को बताने लग जाती है कि ये हमारा जापान के ब्रांच है, और इसी तरह दुनिया के हर एक कोने में एक ब्रांच है, और हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन करीब 2000 सालों से दुनिया को बचा रहा है। और तो यहाँ पर मेफिस्टो आकर उससे कहने लग जाता है तुम्हारा स्वागत है सूरा, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे स्कूल में एक स्पाई बनकर आओगे। और उसका ये बात को सुनकर सूरा उससे कहने लग जाती है तुम सबसे पहले ये बताओ तुम अभी तक ब्रांच पे रिपोर्ट क्यों नहीं भेजे कि तुम्हारे पास सेटन के बेटा है। जिस पर अमन कहने लग जाता है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपाया है, मैं तो बस इसको ट्रेन कर रहा हूँ जिससे कि हम सेटन के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सके। और करीब 2000 साल से हम लोग डिफेंस लेकर ही फाइट कर रहे हैं, और पहली बार हम लोग के पास मौका मिला है जिससे कि हम लोग डायरेक्ट उससे लड़ सके। जिस पर सूरा उससे पूछे तो फिर तुमने इसके बारे में अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया। मेफिस्टो कहता है ये अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, और अगर हम लोग इसका इतना ज्यादा बुरा हाल के साथ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करते हैं तो फिर वो लोग सीधा हमारी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और आगे वो उससे पूछती है क्या इसमें सीरो का भी हाथ है, जिस पर वो बताने लग जाता है वही तो इतने दिनों से रीन को बड़ा कर रहा था। और आगे सूरा कहने लग जाती है मैं इसका रिपोर्ट जरूर करूंगा। और आगे वो रीन को इंटेरोगेट करने के लिए एक रूम पर लेकर जाता है, जहाँ पर सूरा बताने लग जाती है कि मैं एक समय पे तुम्हारा फादर का स्टूडेंट था। और आगे वो बताने लग जाती है कि वो काफी खतरनाक एक जगह पर पली बड़ी थी, जहाँ पर हर दिन मुझे लड़ाई करके मौत से बचना पड़ता था, लेकिन तभी एक दिन तुम्हारा फादर आकर मुझे बचा लिया। और तभी अचानक से उसके कंधों में दर्द होने लग जाता है। और आगे जब भी रीन उसका मदद करने के लिए जाता है सूरा जल्दी से उसके स्वाद को छीन लेती है। और आगे सूरा उसका मजाक उड़ाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से रीन डीमन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर सूरा सोचने लग जाती है तलवार तो अभी तक बाहर भी नहीं निकली, तो आखिरकार अभी रीन कैसे हमने डीमन फॉर्म पे आ गया। और इसका मतलब ये स्वॉर्ड उसका पावर को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। फिर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीरो सूरा से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम रीन को ट्रेनिंग दो, क्योंकि तुम डीमन स्वॉर्ड को संभालने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो। और हमने मास्टर का ये बात को सुनकर सूरा उनसे कहने लग जाती है कि आप इतना खतरनाक चीज एक बच्चे को देना चाहते हो, और इसका नतीजा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आप पहले से ही जानते होंगे। सीरो कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उसको डीमन स्वॉर्ड चलाना सिखा सके। और आगे सूरा अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है, जो देखकर रीन उससे कहने लग जाता है तुम तो मेरे फादर की स्टूडेंट है ना, तो आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। जिस पर सूरा बताने लग जाती है कि ये ऑर्डर मुझे डायरेक्ट हेडक्वार्टर से आई है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि मेफिस्टो और सीरो उनसे काफी दिनों से कुछ छुपा रहे हैं, और यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि वो चीज तुम ही हो। और इसी के साथ मुझे ये ऑर्डर दिया गया है अगर ये मिशन पे कुछ भी सेटन से रिलेटेड हो तो मैं उसको खत्म कर दूं, और तुम्हारा ब्लू फ्लेम से ही पता चल रहा है कि तुम सेटन के बेटे हो। और आगे सूरा उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, और उसका एक ही अटैक से रीन का ब्लू फ्लेम पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और इसी वजह से रीन को तो यहाँ पर सूरा का हर एक अटैक को डॉज करना पड़ रहा था। और आगे सूरा सोचने लग जाती है क्या सीरो ये बच्चे के लिए अपना जान दे दिया। और ये सोचकर वो रीन से कहने लग जाता है सीरो बस एक डरपोक था। जिस पर रीन कहने लग जाता है तुम मेरे फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और मेरे फादर ने मुझे बचाने के लिए अपने जान दे दी। जिस पर सूरा कहने लग जाती है मैं फिर से कह रही हूँ सीरो फूजिमोटो एक बेवकूफ था। और उसका ये बात को सुनकर रीन काफी ज्यादा गुस्से में आकर उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन सूरा तो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रही थी। और आगे उससे लड़ते लड़ते सूरा को भी पता चल जाती है कि रीन को यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता। और आगे सूरा हमने स्नेक के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है, और उसका ये अटैक के वजह से रीन का दोबारा फ्लेम बुझ जाता है। और आगे वो हमने तलवार रीन के शोल्डर पर घुसा देती है, और इसी वजह से रीन को तो यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी रीन कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर मरने नहीं वाला। मैं अपनी फादर की ग्रेव में कसम खाई थी कि मैं उनकी तरह काफी पावरफुल एक सॉर्सरर बन के सेटन को हराऊंगा। जिस पर सूरा कहने लग जाती है तुम मुझे नहीं हरा पा रहे हो तो आखिरकार तुम सेटन को
कैसे हरा पाओगे। और तुम्हारा ये सारा कुछ बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि सीरो ने उसे क्या था कि रीन के साथ काम करने में उसको काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि रीन काफी ज्यादा फनी है। और ये सोचकर वो काफी जोर जोर से हंसने लग जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है सीरो ने बिल्कुल सही कहा था कि रीन काफी ज्यादा फनी है। और आगे वो रीन से कहने लग जाती है तुम सीरो से काफी ज्यादा प्यार करते थे है ना, जिस पर रीन कहता है मैंने ऐसा कब कहा। और आगे वो काफी अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। और आगे सूरा अपने मन में सोचने लग जाती है कि सीरो इतने समय से कोई पे नहीं बल्कि एक बेटा बड़ा कर रहे थे। और आगे जब यूकी रीन का मलहम पट्टी कर रहा था तब यहाँ पर सूरा उसको एक शॉट देते हुए कहती है जब तक तुमको शॉट चलाना नहीं आ जाता कुड़ी कारा मेरे पास ही रहेगी, और जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे मुझे हरा कर ये शॉट को लेकर जाना। और आगे सूरा मेफिस्टो के पास थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है मैंने अपना रिपोर्ट भेज दी है और अब मैं यहाँ पर ही रहकर इनके ऊपर नजर रखने वाली हूँ। और आगे सूरा वहाँ से जाने से पहले मेफिस्टो से कहती है तुम एक डीमन हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। और आगे रीन छत पर बैठा हुआ था तभी यहाँ पर उसके पास कूड़ो भी पहुँच जाती है। और आगे कूड़ो के पूछने पर वो बताने लग जाता है कि वो बस अपने फादर के बारे में सोच रहा था। और तभी हम लोग फिर से पास्ट का वही सीन को देखते हैं जहाँ पर रीन काफी ज्यादा गुस्से में था, जहाँ पर उसका गुस्सा टीचर के कहने पर भी शांत नहीं हो रहा था। और तभी यहाँ पर उसके फादर आकर उसको शांत होने के लिए कहते हैं, जहाँ पर रीन कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ उसका गलती था, जिस पर उसका फादर उससे कहते हैं आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने दोस्त को इतना बुरी तरीके से पीटा कि वो अभी हॉस्पिटल पे है। रीन कहता है ये सारा कुछ उसी की गलती है, क्योंकि वो काफी देर से मुझे एक डीमन कह के पुकार रहा था, जिस पर उसका फादर कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारा ही गलती था। और ये बात को सुनकर तो रीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो सारा सामान को इधर उधर फेंकने लग जाता है। और आगे सीरो जाकर रीन को गले लगा लेते हैं, और ये देखकर रीन काफी गुस्से में उसको मारने लगता है। और इसी वजह से उनका चश्मा भी टूट गया था, जिस वजह से रीन थोड़ा सा घबरा जाता है। और आगे सीरो उससे कहने लगते हैं अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो तुम एक दिन अपने आप को अकेला पाओगे, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ताकत का गलत इस्तेमाल ना करो, और अगर तुम लोगों से अच्छे से बातें करोगे तो तुम्हारा काफी ज्यादा दोस्त बन जाएंगे। और आगे सीरो को अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, जिस वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और आगे एम्बुलेंस पर उसको ले जाया जा रहा था, जहाँ पर सभी को बताया जाता है कि उनकी सीने का 2-3 हड्डियां टूट चुका है। और इनको रोता हुआ देखकर सीरो उससे कहने लगते हैं कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर रीन कहने लग जाता है लेकिन उन्होंने कहा कि आपका 2-3 हड्डियां टूट चुका है, जिस पर वो बताने लगते हैं वो तो मैंने जानबूझकर तोड़ी है। और प्रेजेंट में रीन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं बचपन से ही अपने डैड की तरह एक कूल बनना चाहता था, और अभी मुझे लगता है कि मुझे बस ट्रेनिंग की जरूरत है। ये कहकर वो कूड़ो के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। और अगले दिन पे सूडो एक टीचर के तौर पर क्लास में पहुंच जाता है, और उसका ये कपड़े को देखकर सभी तो उसको ही देखे जा रहे थे। तो यहाँ पर रीन आकर कहने लग जाता है मैं छत पे सोने गया था लेकिन मुझे कोई भी उठाया नहीं, लेकिन सूडा उसको अंदर बुलाकर एक बुक पढ़ने को कहती है। और इसी के साथ ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं इसका और एक नया पार्ट पे, तब तक के लिए सायोनारा।